না, কিচ্ছু জানে না, মিথ্যে কথা বলে ভোট দিয়ে পালিয়ে গেল। बंगाल में चुनाव से पहले खूनी संग्राम, सियासी घमासान में हिंसा की चाल, बीजेपी टीएमसी आमने सामने, सत्ता की लड़ाई में जाएंगी और कितनी जान। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा तेज होती जा रही है। पिछले कुछ वक्त पर नजर डालें तो शायद ही ऐसा कोई हफ्ता गुजरता हो जब राजनीतिक हिंसा की कोई खबर पश्चिम बंगाल से न आती हो। हैरत तब और बढ़ जाती है जब केंद्र से बंगाल पहुंचे बड़े नेताओं के काफिले और रैलियों पर सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद हमला हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही घटनाओं के बीच ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि चुनाव से पहले बंगाल का माहौल कैसा है। राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने की लड़ाई में इस कदर आपस में भिड़ चुकी हैं कि उनकी लड़ाई अब गलियों और सड़कों पर हिंसा फैलाने तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल से मई के बीच में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के पहले ही राजनीतिक हिंसा भड़क उठी है। चाहे कोलकाता हो, चाहे मिदनापुर हो या दिनाजपुर, सभी जगह बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले दिन में चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की खूनी राजनीति क्या तस्वीर दिखाती है। टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। राजनीतिक हिंसा का माहौल ऐसा हो गया कि रूह कांप उठे। ये तृणमूल की ये पूरी साजिश है। मेरे पास वीडियो है जिसमें दिख रहा है तृणमूल कांग्रेस के नेता जो कभी जिला परिषद के कर्माध्यक्ष थे, उन्हें काली सरकार जिसे कालिया नाम से वहाँ पे कुख्यात है, उन्होंने गोली चलाई है। और ये तृणमूल कांग्रेस की देन है बंगाल को कि गुंडे नेता बन गए हैं। तृणमूल की वो जो रिजिम है, इस रिजिम में जो गुंडे हैं वो गुंडे अभी तृणमूल कांग्रेस के नेता बन गए हैं। तो वहीं वर्धमान जिले में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता ऐसे भिड़े कि बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की जान पर बनाई। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बस स्टैंड पर खड़े बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं पर हमला किया और वहां बम भी फेंके गए, साथ ही गोलियां भी चली। जख्मी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हालत बिगड़ी तो उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। टीएमसी पर हमलावर बीजेपी। बंगाल में सियासत काफी तीखी होती जा रही है। हिंसा के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है, जिसके लिए बीजेपी ममता की पार्टी टीएमसी पर आरोप लगा रही है और अपने चुनावी अभियान को धार दे रही है। ममता जी की वहाँ उनके पाँव के नीचे से बंगाल की धरती खिसक चुकी है और वो बौखलाहट में है। वो खुद भी बौखलाहट में है और टीएमसी खुद बौखलाहट में है। 200 सीटों से ज़्यादा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। उधर टीएमसी के भी तेवर तीखे हैं और वो खुलेआम शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए सभी लोगों के लिए गोली मारने के नारे लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। हिंसक राजनीतिक माहौल का आलम यह है कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। मेदिनीपुर के कांथी थाने में जब दोनों विरोधी पार्टियों का आमना सामना हुआ तो राज्य में हो रही हिंसा के लिए दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बंगाल में लगातार हो रही सियासी हिंसक वारदातों पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। राज्यपाल भी कई बार सियासी माहौल पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार पर निशाना साध चुके हैं। इसके बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा की वजह से बिगड़े राजनीतिक माहौल के बीच देश की दूसरी पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप करने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। देखिए, ये हताशा है
वो समझ में आ गया कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन बची नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम भी पश्चिम बंगाल में दौरा करके चुनाव को 4 मई तक पूरा कराने की कोशिश में जुटी है। लेकिन जिस तरह से हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ममता सरकार पर सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि चुनावी माहौल को संभालने में ममता सरकार नाकाम हो रही है। वहीं चिंता इस बात की भी है कि अगर हिंसा पर जल्द लगाम नहीं लगी तो न जाने कितने लोगों को चुनाव के नाम पर अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी। दृश्य बहुत गंभीर है, लेकिन बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे यहीं से जहां से पैकेज में हमने अपनी बात खत्म की है। हमारे जो मेहमान आज यहां पे मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ, आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चंदन घोष चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आज मौजूद हैं, थैंक यू सो मच दादा। बादल देवनाथ हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते रहे हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच बादल देवनाथ जी। प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक राज लहरी साहब मौजूद हैं, कोलकाता से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। और आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बंगाल में खीर और चीर की लड़ाई चल रही है, और ये सेंटेंस जो है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जिसके लिए इशारा किया जा रहा, बीजेपी वालों दूध मांगोगे तो खीर देंगे और क्या मांगोगे तो चीर देंगे, सब आपको मालूम है। और इधर से भी है उधर से भी, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा, दोनों तरफ से हैं। लेकिन पिछले लगभग 10 सालों के चुनाव को अगर देखें, प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी मौजूद हैं और राज लहरी साहब भी मौजूद है। पिछले 10 सालों के देश के चुनाव को अगर विश्लेषण करें ठीक से, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि चुनाव से पहले और चुनाव के समय में ऐसी भूमिका रची गई हो और ऐसे दृश्य देखने को मुझे नहीं ध्यान पड़ता ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो रही हो, और आगे चुनाव जब होगा तो क्या होगा। बहुत गंभीर समस्या, और यही सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा कर रही है। मैं बादल देवनाथ आपके पास आना चाहता हूं, ये कौन सी बात है कि परिवहन मंत्री ऐसा बात कहें बंगाल के, शोभा नहीं देता, मंत्री के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। बादल देवनाथ, मैं आपको दादा मैं बात करूं शुरू से पहले, मैं तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्य में परिवहन मंत्री जो है रह चुके हैं, उनकी ये बाइट दिखा देता हूं। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बादल देवनाथ से शुरू करूंगा जी। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। बस एक साथ रहिए, हम सब हैं, हम इकट्ठा है, और हर जो समीक्षा हो रहे हैं पूरा से पूरा बोल रहे हैं कि तृणमूल आ रहे हैं। दादा ये क्या है, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, एक कुछ नहीं, पहले तो मैं पुनीत जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं क्या न्यूज 18 इंडिया में एक्स्ट्रा हो गया, मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज बात आप समझ लीजिए। मदनदा मेरा दादा है, वो भी बहुत सारे मीटिंग करते हैं, मैं भी मीटिंग कर रहा हूँ, ये कोई बात नहीं, नया बात नहीं है। मैं भी हर जगह मीटिंग में ऐसे 2-4 शायरी कहता हूँ, इसको लेकर मतलब ये नहीं है मैं हम भाजपा के सभी कार्यकर्ता को चीर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो किनको चीर देंगे आप ये पहले बताइए ना, सबको नहीं चीरेंगे तो किनको चीर देंगे आप? किसी को नहीं। ये हिंसा की भाषा क्यों बोली जाए, हिंसा की भाषा क्यों बोली जाए? यही तो मैं दिलीप घोष, मैं आपके चैनल में 3.5 साल से मैं बोल रहा हूँ, दिलीप घोष हर दिन किसी ना किसी को बोलता है, और मीटिंग में कहते हैं, भाषण में कहते हैं, जो किसी को मारेगा, पीटेगा, शमशान में भेजेगा। और यहाँ का जो राज्यपाल है और कैलाश विजयवर्गीय दोनों अंध धृतराष्ट्र हो गए, क्योंकि जब 2 दिन पहले आप ही देखा रहे थे, विज्ञापन में आप देखा रहे थे, एडवर्टाइज में, ये काल दो कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई है, लेकिन एक भी नेशनल चैनल इससे आवाज उठाया। लेकिन जब भाजपा को कुछ हो जाता है तब हर नेशनल चैनल इसको लेके पूरा डिबेट बैठा रहता है, पूरा हर दिन नेशनल चैनल। लेकिन बंगाल में तो नहीं, तो ये सब बंगाल में जितने पत्रकार है, पत्रिका है और चैनल है, सब तो दोनों को तरफ से दिखाता है। आज भाजपा को मारा, काल टीएमसी को मार दिया, और हर दिन देखिए, काल भी मेरे घर के पास टीएमसी के जो पार्टी बेस को तोड़ दिया गया, बैरकपुर में तोड़ दिया गया, अर्जुन सिंह के इलाका में 10 के ऊपर कार्यकर्ता को गोली मार के हत्या कर दी गया अर्जुन सिंह के इलाका में। हर दिन कुछ ना कुछ, माता भांगा में किया, कुछबार में क्या, वो परसों दक्षिण दिनाजपुर। मैं तो यही पूछ रहा हूँ दादा, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। करते हैं
और तो दादा मैं तो यही पूछ रहा हूँ और भाई, जो लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल आपके के पास है ना। बंगाल के राज्यपाल और कैलाश विजयवर्गीय की और अमित शाह जी, मैं इन तीनों को सम्मान करता हूँ, लेकिन इन तीनों अंध धृतराष्ट्र बन गए। बंगाल में भाजपा जब आक्रमण करते हैं तब किसी को वो उसको कुछ दर्द नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन जब टीएमसी कोई कुछ गुस्से में कुछ कर देता है तो उसको लेके बवाल मचा देता है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया बंगाल में लड़। लेकिन खुशी का बात यह है प्रतीक जी, खुशी का बात यह है एक भी प्रधानमंत्री खुद नहीं कह सकते बंगाल में ममता बनर्जी डेवलपमेंट नहीं किया, और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दिया हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में सर्टिफिकेट दिया। पूरे देश के अंदर जितना आप सवाल का जवाब, सबसे अच्छा आप सवाल का जवाब, काम किया है। आप सवाल का जवाब, हमारे पास है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, हम जानते हैं, लेकिन हर दिन हिंसा कौन फैला रहा है? प्रतीक जी, मेरे बारे भैया दिल से कहिए, हर दिन हिंसा कौन फैला रहा है? कौन हर दिन हमारे लोगों को मार रहा है? और मैं भी जब हर जगह में, जब डिबेट में, हर जगह में मैं भाषण देता हूँ, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, रैली में जा रहा हूँ, ऐसा शेर 2-4 हो जाता है, मतलब ये नहीं है हम किसी को छूट देंगे, हो नहीं जाता है, किसी को नहीं। दादा ये हो नहीं जाता, ये कैसे हो जाता है के साथ मेरा दादा, ये कैसे हो जाता है? आप कहेंगे चीर देंगे, घीर देंगे, गोली मारो, ये हो नहीं जाता है। आप जब बोलेंगे हिंसा होगी, जब आप बोलेंगे तो हिंसा होगी, ये हो जाता है, नहीं होता है। आपको याद है प्रतीक जी, आपको याद है? मैं आता हूँ आपके पास, मैं रोकता हूँ दादा, ना मैं रोकता हूँ दादा, रोकता हूँ। 56 तक आप ही बोले हैं, मैं पूरा मौका देता हूँ। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूँ, सही कह रहे हैं, दिलीप घोष जी का भी बयान मेरे पास है। अब वो सही कह रहे हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए ना, वो कहते हैं ममता दीदी के लोग जो शरारत करते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि 6 महीने में खुद को ठीक कर लें, नहीं तो उनके हाथ पैर, पसलियों और सिर तोड़ दिए जाएंगे। 3 हफ्ते पहले हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिलीप घोष ने कहा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर को तो आप ही हाथ में लेने को तैयार है? ये कौन सी बात हुई डॉक्टर के शर्मा? प्रतीक जी, आपने ठीक कहा, और जब भी दिलीप घोष जी ने कई इस तरह के कुछ ऐसे बयान हमारी पार्टी की ओर से आए हैं तो उसका बाकायदा खंडन भी किया गया है, और स्वयं कैलाश जी ने भी खंडन किया है, अन्य लोगों ने भी कहा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो है हिंसा पे विश्वास नहीं करते। आप सीनियर हैं, आप इनको बंद कराएंगे? प्रतीक जी, मैं ऐसी बहस कैसे करूंगा? नहीं बिल्कुल, आप बुलवा लीजिए। नहीं किया, कैलाश भी खंडन नहीं किया, ठीक है। और अब ठीक है दादा, बताइए तो हम किसी को अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, राजनाथ जी, किसी को अपमान करते हैं, लेकिन हर दिन बीजेपी कोई ना कोई कार्यकर्ता ममता बनर्जी को पूरे देश में, पूरे विश्व में नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ममता बनर्जी क्या किया है? ठीक है, क्या किया ममता बनर्जी? क्यों नीचा दिखाते हैं आप लोग? हम लोग तो कोई अमित शाह, मोदी जी को तो, मैं मोदी जी को तो सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री मानता, गृह मंत्री मानता हूँ, कोई एक दिन में कोई अपमान कोई नहीं किया, लेकिन आप लोग क्यों करते हैं? ममता बनर्जी को हर दिन नीचा दिखाते हैं, हर डिबेट में, हर प्रोग्राम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह में आप लोग ममता करते हैं। क्यों? ठीक है, अब जवाब सुनिए जी डॉक्टर के शर्मा जी। ठीक है प्रतीक जी, मैं यही कह रहा हूं, और आपने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए कि आप वहां राज्य सरकार में बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, आप वहां पर यदि इस तरह की हिंसा हो रही है, या जो है अभी ये कह रहे हैं 2 लोगों को गोली मारी गई, तो 2 लोग के जो है दोनों टीएमसी समर्थक ही आपस में भिड़ के एक दूसरे को गोली मारे हैं, और इसके अलावा जो भी हिंसा हो रही है या जो भी है, तो आप वहां किस लिए सत्ता में बैठे हैं भाई? आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं क्या? आपसे एक राज्य नहीं संभल रहा है तो फिर आप वहां क्यों बैठे हुए हैं? दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि हम जो है उनका सम्मान करते हैं। क्या शब्दावली ममता बनर्जी ने पीएम साहब के लिए उपयोग किया है? क्या ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री से अमित भाई शाह के लिए उपयोग किया है? और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर तो जानलेवा हमला करवाया इन्होंने, पत्थर पिकवा के जो है जानलेवा हमला किया। क्या नहीं बोला अमित शाह जी को इन्होंने? क्या नहीं बोला इन्होंने? प्रधानमंत्री यहां तक कहा कि मैं फोन नहीं उठाती उनका। इस तरह से एक मुख्यमंत्री जो है सम्मान कर रही है। प्रतीक जी, सच्चाई ये है कि ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है, और इसको मैं आपको आपके डिबेट के पहले उसमें केवल मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं और उससे साबित होता है कैसे बौखलाहट है। मात्र मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ
तो टीएमसी को वोट मिला है 2,47,00,000 और बीजेपी को वोट मिला है 2,30,00,000, मतलब 17 लाख का कुल अंतर है। और ये यदि जो हमको लोकसभा में 2,30,00,000 जो वोट मिले हैं, यदि ये पिछले विधानसभा चुनाव से आप जो इसकी तुलना करें तो टीएमसी को पिछले विधानसभा में 2,45,00,000 मिले हैं। इसका मतलब है कि कुल 15 लाख का हमारे और इनके बीच का अंतर है। और इनको बहुत अच्छी तरह से पता है, यानी पिछले विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, विधानसभा का इस लोकसभा यदि भाजपा का आप मिला लें तो 15 लाख वोट का मात्र अंतर है, और लोकसभा से लोकसभा मिला लें तो 17 लाख का अंतर है। इनको बहुत अच्छी तरह से यह पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इन 15 लाख to 17 लाख के गैप को क्रॉस करके बहुत आगे बढ़ चुकी है और सत्ता इनके हाथ से खसक चुकी है। इसलिए जो बौखलाहट है इनकी बुरी तरह से, मात्र आप समझ सकते हैं प्रतीक जी कि 15 लाख और 17 लाख वोट कितना होता है। तो इससे आप मात्र समझ सकते हैं कि जो हालात हैं इनके, इतनी बौखलाहट में आ गई है कि लगातार अभी क्या कहा इन्होंने ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले अपनी रैली में, हो गया 2 दिन पहले रैली में कहा है कि मैं भाजपा की रैली को खराब करने के लिए आदमी भेजूंगी, वहां अपने लोग भेजूंगी, वहां पर वो करेंगे, झमेला करेंगे। ये बोलती है एक सीएम की भाषा ये हो सकती है प्रतीक जी। तो ऐसी जो सरकार जिससे राज्य व्यवस्था नहीं संभलती हो, उसकी आप विकास की क्या बात करेंगे? वहां कहना चाहता हूँ, पहले विकास की क्या बात करेंगे? और ये ठीक है, मैंने दोनों की बातें सुनी, मैंने दोनों की बातें बोल गए, हम ऐसे 2-4 डायलॉग बोले जाते हैं। आप जो है पब्लिक को वहां भड़का रहे हैं, हत्या के वहां हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, ये आपके नेताओं का बयान है जी। प्रतीक जी वहां पर अराजकता को जो है पूरी तरह से के शर्मा जी दोनों तरफ से हुआ है, के शर्मा जी दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ से हुआ। उधर से भी दिलीप घोष ने भी बात कही है जी, मैंने सुनी। मैं आमिर हैदर जैदी साहब को शरीक करना चाहूंगा जी, कुछ देर में वो जुड़ेंगे, लेकिन मैं चंदन घोष चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता मैं जोड़ना चाह रहा हूं डिबेट में। दादा हाँ, अभी इतना तक सुन रहा था, वो जो बादल जी ने जो बात कर रहे थे अभी तक, तो दैट इज बीन कंप्लीटली प्रूव्ड। ये दोनों पार्टी ये पश्चिम बंगाल में एक टेरर द इम्बैलेंस तैयार किए। तो ये दोनों पार्टी में एक ही रिलेशन है इसमें, जो बंगाल पॉलिटिक्स में, जिससे कंप्लीट टेररिज्म के एक वातावरण तैयार किए। तो हम लोगों का पहला प्रोटेस्ट तो यहीं पे है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर्स और बीजेपी का जो लीडरशिप है, ये दोनों में जो टासल बन रहे हैं, इसमें जो भाषा का यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग इसके पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी के, क्योंकि इससे मोबिलाइज हो रहा है, कंप्लीटली रॉन्गली मोबिलाइज हो रहा है एकदम वर्कर्स क्लास पे, जो पार्टी का वर्कर्स क्लास पे, एंड दैट इज क्रिएटिंग द कंप्लीट बबल इन द सिस्टम ऑफ द पॉलिटिक्स इन बंगाल। Who is primarily responsible? कौन है प्राथमिक रूप से, कौन जिम्मेदार है? Yes, completely I tell you, इसमें ये दोनों पार्टी, ये बीजेपी बोलिए, ये टीएमसी बोलिए, क्योंकि लास्ट 10 साल से टीएमसी थॉट जो अपना जो पॉलिटिकल मतलब पावर कायम करके रखे, तो सोचा है कि वो चलेगा, ये चलते रहेगा। जब ऑपोजिशन पार्टीज हैव कम अप, तो इसमें क्या है, ये हर जगह पे टसल बन रहा है, एंड एवरीवेयर द सिंडिकेट राज से लेकर आप अगर ये सोचिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ये ममता बनर्जी का सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को अपना पार्टी सिस्टम में बदल चुके। तो ये पहला जो मतलब जो कदम है इसमें, इंटायर रिसर्जेंस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल बंगाल पॉलिटिक्स में, तो इसमें क्या है, अभी कोई दूसरा पार्टी जब आ रहा है, एंड इसके साथ साथ तो हम लोगों का कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट इसका गठबंधन भी है, तो ये पूरा एक प्रेशर सिस्टम क्रिएट किए, जिससे ममता बनर्जी टेम्परमेंटली कैन नॉट हैंडल। दिस इज वन पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज इट इज आल्सो एन इग्नाइट
इसमें थोड़ा एबेटिंग भी चल रहा है। पूरा ये जो काइंड ऑफ टेरर लैंग्वेज यूज हो रहा है, इससे क्या है, एकदम पूरा जमीन पे जाके ये टसल बन रहा है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम में, जिससे राइट। मैं सीपीआई के नेता आमिर हैदर जैदी साहब को शरीक करना, मैं आ रहा हूं आमिर हैदर जैदी साहब को शरीक करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स सर, आमिर हैदर जैदी साहब को शरीक करना चाहता हूं। आमिर हैदर जैदी साहब, ममता बनर्जी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आपके सहयोगी भी हैं, कह रहे हैं कि ममता हैंडल नहीं कर पा रही है इस वक्त स्थिति को, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जो सरकार है उसको एकदम पार्टी में तब्दील कर दिया। तो ये एक तरह से जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसका वो सामना नहीं कर पा रही हैं। जी आमिर हैदर जैदी साहब। बेफैज एक चिराग बताया गया हमें, प्रतीक जी। जी जी जी। बेफैज एक चिराग बताया गया हमें, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया हमें। हम पहले से कहते चले आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी कहा कि नारों से दंगाइयों की पहचान होती है। प्रधानमंत्री कहते हैं पोशाक से होती है, हम कहते हैं नारों से होती है। बंगाल के अंदर हो क्या रहा है, राजनीतिक हिंसा जिसे आप कह रहे हैं, मैं तो उसे प्रतीक जी गैंगवार कहता हूं। ये गैंगवार हो रहा है। अब इस गैंगवार को राजनीतिक हिंसा कह दीजिए। क्या बंगाल के मुद्दे ये होंगे कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के गुंडों को पत्थर मार दिया, बीजेपी के गुंडों ने टीएमसी को मार दिया, पत्थर मार दिया? हमारे मुद्दे ये नहीं देश के चुनाव में। हमारे मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन, किसान की एमएसपी। जो मोदी सरकार ने मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है, उनकी सारी जो फैसिलिटी, उनके मौलिक अधिकार थे, उनसे वंचित कर दिया गया है। हमारे बंगाल के अंदर वो मुद्दे हैं। टीएमसी क्या करती है, बीजेपी करती है, हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है किसानों चुनाव की तो आप भी लड़ रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं मिलेगी। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ आपका भी है या भर के जाएगा। हमारा मुद्दा ये रहेगा, जो मोदी जी ने अब सारी देश की संपत्ति 1 बाय 1 करके उद्योगपतियों को लीज पर दे दी है, क्या वो किसानों की जमीन भी लीज पर दे के मानेंगे या किसान उस जमीन को बचा पाएंगे? हमारा मुद्दा इस देश के अंदर प्रोफेसर अवनीश आप उत्तर प्रदेश, बंगाल में क्यों जा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, जहाँ पे ये चड्डी गैंग के लोग जगह जगह इस्तेमाल करिए। देखिए काम कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्यों इस तरह के इस्तेमाल करते हैं? ये अल्फाज अच्छे नहीं है हमारे जैदी साहब। आप शेर से स्टार्ट करते हैं और पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। मुझे इस बात पे बहुत एतराज है आपकी बात पे। आप तो बहुत आगाज आप जहां से करते हैं। एक बात बताइए, ये दुनिया भर की बात करेंगे, अगर चड्डी गैंग को चड्डी गैंग न कहूं, नकाबपोश गैंग को नकाबपोश गैंग न कहूं, इन माओवादियों को माओवादी न कहूं, तो क्या कहूं? शैतान को शैतान कहना पड़ेगा। ठीक है, जवाब दे प्रोफेसर अवनीश अवस्थी। प्रदीप जी, यहाँ पर बादल देवनाथ और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों का जवाब दूंगा। आमिर हैदर जैदी तो इस लायक है नहीं कि उनकी बात का जवाब दिया जाए, ना उनका कोई लोकसभा में वहां से कोई जीता है, शायद 0 0 0 पर है। ये ना 3 में ना 13 में, ये तो वैसे ही फालतू में आ जाते हैं कहीं भी। पूरे देश में तो मौजूद है। रात में सोते हुए भी हम नहीं बोलता, सपने में नजर आते हैं। मैं नहीं बोलता, मैं चाहता हूँ हम कंकड़ी मारते हैं, 3 कंकड़ी आपको मारनी। तो हम तो लाहौर पढ़ते हैं ना, लाहौर पढ़ के जब कंकड़ी मारते हैं ना, चुप करिए आप। देखिए मैं आपसे नहीं बोलता, मैं इनके बीच में नहीं बोला ना, नहीं बोले। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि टीएमसी और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जो लोकसभा में इनके नेता हैं, उन्होंने कहा कि टीएमसी की हमारे विलय कर ले। और टीएमसी के नेता सौगत राय ने कहा कि हमारा सीपीएम और कांग्रेस के साथ अलायंस होना चाहिए बीजेपी द्वारा, नहीं क्योंकि कौन किस तरफ है। बेंगलोर में कांग्रेस सोनिया गांधी के साथ जाकर के ममता बनर्जी हाथ मिला करके खड़ी होती है स्टेज पर, शरद पवार उनको फोन करते हैं, कौन किसके साथ है ये तो जनता जानती है ना। आपके टेलीविजन चैनल पे बैठ करके एक सिक्के के 2 पहलू बता करके कह देने से कोई काम थोड़ा चलने वाला है। आप बताइए कि ये मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है, कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नंबर 1 बात, बादल देवनाथ जी, आपने तो कहा कि आप बहुत सम्मान करते हैं, मोदी जी को बाहरी कहते हैं, कहते मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, मैं फोन नहीं उठाऊंगी, चड्डा गड्ढा गड्ढा फड्डा बोलते हैं, यही सम्मान आपका। आपने कभी भी ममता बनर्जी को कभी भी आपने क्या नॉर्मल देखा? हमेशा गुस्से में रहना, खाल खींच लूंगी, चमड़ी उधेड़ दूंगी, जय श्री राम का नारा लगाया, ये एक प्रदेश का मुख्यमंत्री की भाषा होती है, ये उनका सम्मान करने का तरीका। तो भैया ऐसा सम्मान नहीं चाहिए ना। और आप यहाँ बैठ करके कुछ भी कह लीजिए,
ग्राउंड लेवल पर आप चैनल पे बैठ के कह देते हैं कि इसने हमारे साथ, इसने हमारे साथ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पर जो चुपचाप घर में बैठा है वो देखता है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है, किसने 10 साल तक कट मनी ली है, किसने 10 साल तक लगातार हमारा शोषण किया है। 30 साल वाले तो भूल ही जाओ, जो आज किसान की और मजदूर की बात कर रहे हैं। सारी क्रांति सारी वहां पर बंद हो गई, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। 30 साल में तो ऐसे लग रहा है जैसे बंगाल जो है पूरे विश्व भर का सबसे स्वर्णिम प्रदेश था। 30 साल तक जिस तरीके से बंगाल को इन्होंने वाम मोर्चे वालों ने, और उसके बाद ममता बनर्जी ने उसको और गर्त में ढकेला। अब प्रदेश की जनता, बंगाल की जनता ने ये संकल्प ले लिया है, और जो संकल्प है ये कि अभी और प्रयोग नहीं करना, अभी बीजेपी को सत्ता देकर के बंगाल के सोनार बांग्ला बनाने की राह में मार्ग प्रशस्त करना है। ये तय कर लिया है, दीवार पर लिखा हुआ है, इट इज रिटन ऑन द वॉल। ये कुछ भी बोल रहे हैं आमिर हैदर जैदी। खैर, मैं आमिर हैदर जैदी के बारे में कुछ कहता भी नहीं। 62 में जिसने चीन का साथ दिया और आज तक जो चीन का साथ दे रहा हो, चीन के पैसे पे पलता हो, यहाँ पे आईफोन की फैक्ट्री में आग लगवाता हो ताकि वो चीन वाली फैक्ट्रियां यहाँ पे ना आ पाए, इसके बारे में क्या बोलना? पहले कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली करते थे। कंपनी की मुखबरी करते थे, अब 2 सेठों की दलाली कर रहे हैं आप। नहीं बस इतना ही चरित्र है। आमिर हैदर जैदी साहब प्लीज। आमिर हैदर जैदी किसकी मुखबरी तुमने की थी? मन्मथनाथ गुप्त का पढ़ लो हिंदी इतिहास पूरा आंदोलन। नहीं बस 2 ही, इतना ही चरित्र है आपका। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली करते थे, अब 2 कंपनियों की दलाली करते, इतना ही चरित्र है, इससे बड़ा चरित्र नहीं है। ये तो आपका चरित्र है, गोली मारो, गुलाब डैश डैश डैश, ये तो पूरे देश ने सुना। ये नहीं है, जेएनयू के अंदर जाते हो, बच्चों को नकाब बैंक के नीचे वहाँ जाके बच्चों के ऊपर खून बहाते हो। दिल्ली के अंदर किसानों को जने माओवादी नक्सलवादी कहते हो। बहस ये कतई नहीं है। मैं रोकूंगा बहस ये नहीं है। यदि शायद तोतले भी है, थोड़े से साफ बोल नहीं पाते, तोतले आदमी की बात पे क्या जवाब दूं मैं? ठीक है, व्यक्तिगत रूप से नहीं व्यक्तिगत रूप से जवाब दे भी नहीं सकते। व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी। दादा देवनाथ कुछ बोलना चाह रहे थे जी। दादा देवनाथ। अब प्रतीक जी, अवस्थी जी और के शर्मा को 3-4 पॉइंट करूंगा। 40 सेकंड मेरा टाइम दीजिए। 40 सेकंड दिए बस। पहले बताइए 40 सेकंड। ओके। अवस्थी जी और के शर्मा जी बताइए, जब जेपी नड्डा जी को हमला हुआ, पत्थर फेंका कुछ लोग, मैंने हर बार पर्सनली बताया, सबको बताया, वो ना टीएमसी का ना भाजपा का कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं। लेकिन मैं गिरफ्तार हुआ क्या? करना चाहता हूं, नहीं गिरफ्तार हुआ और 8-10 आदमी को गिरफ्तार किया गया। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस दिन आपको बताया उसी दिन प्लीज 40 सेकंड प्लीज। पहला सवाल उसका जवाब। जरूर दीजिएगा। आप एक बात बताइए, जब जगत प्रकाश नड्डा जी के काफिले पर हमला हुआ, उस पत्थरबाजी में कोई पुलिस वाले घायल हुए? पुलिस वालों ने क्या कोई लाठीचार्ज किया, हवाई फायर किया जिसमें कोई पत्थरबाज घायल हुए? क्या ऐसा हुआ क्या वहां पर? नहीं बस्ती जी, मैं एक बात कहना चाहूँ, जहां पर हुआ था वो कौन सा ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोलने दीजिए। नहीं ऐसे डिबेट होता नहीं है, प्लीज बोलने दीजिए। वो संवेदनशील इलाका है, आप खुद जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जहां पर पत्थरबाजी होता है वहां पर पहले से मीडिया कैसे पहुंच जाता है, इसका आंसर पहले दीजिए। मीडिया को पहले से पता चल जाता है जो वहां पर पत्थरबाजी हो सकता है, इसलिए मीडिया उसी जगह पर चला जाता है। जैसे शुभेंदु का रैली पत्थरबाजी हुआ, बादल देवनाथ ऑडियो डाउन, पहले से बादल देवनाथ ऑडियो डाउन। लहरी साहब, मैं आपके पास नहीं आया, मैं आपको 10 सेकंड दे सकता हूं छोटे से कमेंट के लिए। ब्रेक पे जाना है, 10 सेकंड आपको मैं दे सकता हूं कमेंट के लिए। 10 सेकंड, उसके बाद मैं आपसे आगाज करूंगा जी। लहरी साहब 10 सेकंड आपके पास। 10 सेकंड बाद बादल देवनाथ। प्रतीक जी 40 जवानों की शहादत पर पूरा देश रो रहा था। मैं बिल्कुल आऊंगा। एंकर जो मोदी मीडिया का है वो जश्न मना रहा था। बीजेपी वोटों की फसल काट रही थी।
ये सब काम ये बीजेपी के नाक तले या बीजेपी की साजिश आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, उसकी चैट आमिर हैदर जैदी उस पर बात होनी चाहिए ना, बिल्कुल होगी बात। आमिर हैदर जैदी साहब, ऑडियो डाउन, आमिर हैदर जैदी साहब का। आमिर हैदर जैदी साहब, मुझे डिबेट के बारे में लोग जानते हैं, मेरी डिबेट के बारे में सबसे अहम चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे अहम चीज है। आपका कंटेंट है, उसको तो तय करेंगे लोग, उसको तय करेंगे यहाँ पे बैठे हुए पैनल के लोग, लेकिन सबसे अहम चीज है जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और वो चीज है कि आपका डिसिप्लिन बिल्कुल सही होना चाहिए, दुरुस्त। 10 सेकंड के लिए मैंने कहा था, वो ब्रेक का टाइम हो चुका है, 10 सेकंड मैंने लहरी साहब को दिया, आप उसके बाद फिर मैं आता हूं। 10 सेकंड लहरी साहब। प्रतीक भाई, आप मुझे, मैं एक बीजेपी के मित्रों से बात पूछना चाहता हूं। लहरी साहब का नाम लिया, आमिर हैदर जैदी साहब, सुनने की धैर्य रखिए, आप लोग को सुनने की धैर्य नहीं होते हैं। 17 जनवरी 20 सिंध पाकिस्तान में मोदी का प्लाकार्ड लेके जो लोग घूम रहे हैं, सिंधु देश की आवश्यकता है, वो कौन कर रहा है? और पत्थरबाजी कहां पे होती है, ये पूरे भारत देख चुका है टेलीविजन में। और मैं आपको 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पीच को याद दिलवाना चाहता हूं। जो लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था, वो रातों रात कैसे बन गए हैं देशभक्त, चलो खैर बन गए हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु लेफ्ट एट द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, ये भी ध्यान में रखिए। और 100 किलोमीटर की रेलवे लाइन एंटी सीएए प्रोटेस्ट में किसने उखाड़ा था? तो प्रधानमंत्री ने कपड़े के ऊपर कहा तो दाग को लग गई। अभी आपने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को कहा था ना किसी ने, तो देश के गद्दारों को तो कहा था। आपको इतनी लग क्यों रही है भाई साहब? आप देश के तो गद्दार नहीं है, तो आपको तो इतना जलन होनी नहीं चाहिए। मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को बगैर वक्त गवाए सीधे पैनल की तरफ मुड़ेंगे। और जब प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी बोल रहे थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे थे, दादा मैंने सुना था, और आप क्योंकि बीच में नहीं बोलते तो आपको बोलने का मौका नहीं मिल पाया। मैं आपको पास बिल्कुल आऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। आप बीच में किसी के बोल भी नहीं रहे थे। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी ने कुछ बात कही थी कांग्रेस को लेकर, वो आप जवाब देना चाह रहे थे। ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम एंड आई विल कम टू यू। जी हाँ, मैं जहां पे मैंने छोड़ी थी डिबेट, लहरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। लहरी साहब विल स्टार्ट एंड देन आगे हम बढ़ेंगे। जी नमस्कार भाई साहब। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। तो तृणमूल कांग्रेस का जन्म जो है ये तो कांग्रेस से ही हुई है। संस्कार जो सारे ममता बनर्जी जी के है वो तो कांग्रेस से ही उनको प्राप्त हुई है, कहीं और से तो नहीं। और रही बात जो हिंसा आज हो रही है, ये प्रश्न आज बंगाल के हर एक व्यक्ति उठा रहा है कि लेफ्ट रजीम की रूल जिस स्टेट पे रह चुका है, रहा है, जैसे आपने शुरू से पहले ही कहा कि कहीं पर भी पिछले 10 साल में इतनी भयंकर हिंसा की घटना भारत ने नहीं देखा है। हाल ही में कश्मीर में हम लोगों ने चुनाव देखा है, पर वहां पे भी हिंसा शांति से हुआ चुनाव, होनी चाहिए। बड़ी शांति से चुनाव हुए, बड़ी शांति से हुई है। पर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरला, ये 3 राज्य है, यहाँ पे ये विष क्यों है? ये सबसे पहले सवाल तो कम्युनिस्टों से पूछना चाहिए भारत में। आमिर हैदर जैदी साहब, प्लीज कम। आमिर हैदर जैदी साहब, नाउ प्लीज आंसर। आमिर हैदर जैदी साहब, प्लीज आंसर, देन आई विल कम टू कांग्रेस। आमिर हैदर जैदी। शर्मा जी, प्रतीक भाई, बंगाल के अंदर 37 साल कम्युनिस्टों की हुकूमत रही, एक दंगा नहीं हो सका। आप केरल और बंगाल की बात करते हैं, आज भी आपके सपने में अभी त्रिपुरा के अंदर जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो वहां पर किस तरह से नंगा नाच पूरे देश ने देखा है। शर्मा जी कहते हैं कि एक प्रदेश में अगर किसी का दल की सरकार है, उससे प्रदेश समझ ला वो उस प्रदेश को छोड़ दे। इनसे तो देश नहीं समझ ला, तो ये इस्तीफा दे, पूरे किसान बैठ कर के जिंदगी की चौखट पर इस्तीफा मांग रहे हैं। ये इस्तीफा क्यों नहीं देते? ना जाए इसलिए सफेद कपड़े पे भेजा जाता कि तुम्हारा बेटा अगर घर से निकलेगा चुनाव में खड़ा होगा। आपकी गलतफहमी, आपको मिस्टर कहना चाहिए। जो भी आप बोल रहे हैं, आपको कम्युनिस्ट फोबिया हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत 37 साल बंगाल के अंदर रही। सुन लीजिए आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब सुन लीजिए। हम उसे मानते हैं, लेकिन नंदगिराम पर आंसू बहाने वालों मगरमच्छ के आमिर हैदर जैदी साहब, दिल्ली के किसान पड़ा, उसके
आमिर हैदर जैदी की ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, उससे बात करने ऑडियो डाउन आमिर हैदर जैदी साहब की। उपस्थित प्रवक्ता इस बात से सहमत होंगे कम्युनिस्ट पार्टी कि राज्य में कोई अशांति नहीं हुई है? ये इतना बड़ा झूठ आप बोल कैसे सकते हो भाई साहब? ये तो आर्ट है, आपको तो पद्मश्री मिलना चाहिए, आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ना आमिर हैदर जैदी साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। अब तो भारत रत्न उन्हें मिलता है ना। बोलिए आमिर हैदर जैदी साहब, बोलिए आमिर हैदर जैदी मैं साहब। सुन नहीं पाया इन्होंने क्या कहा प्रतीक भाई। फिर से बोल देते हैं जी, लहरी साहब फिर से बता दीजिए इनको उदाहरण के साथ। 34 साल में कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य में कोई हिंसा नहीं हुई है, ये सरासर झूठ बनाई हुई एक घटना है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता उपस्थित है जिनके पार्टियों के कार्यकर्ताओं के हाथ काट दिए गए थे। साईबाड़ी की घटना जो सबसे भयंकर जलती हुई उदाहरण है, मां को अपने संतान के रक्त पिलाया गया था, उससे अन्न खिलाया गया था। यहाँ पे कांग्रेस के लोगों के हाथ काट दिए गए थे। तृणमूल कांग्रेस के कितने सारे लोग मारे गए थे सीपीएम के राज में। सफेद कपड़े भेजा जाते थे कि तुम्हारे लड़का या तुम्हारे घर से कोई वोट देने के लिए ना निकले, चुनाव में खड़ा ना हो, अगर होगा तो तुम विधवा हो जाओगी, तुम अनाथ हो जाओगी, ये करके डराया धमकाया जाता था। सुशांत घोष के कंकाल कांड, कंकाल कितने सारे आम के पेड़ के नीचे से भरे भरे कंकाल। केरला के कम्युनिस्ट लीडर कहते हैं कि वी शुड फॉलो द बंगाल स्टाइल ऑफ किलिंग। ये न्यूज में आया है और आप कह रहे हो कि कम्युनिस्ट पार्टी में कोई शांति नहीं हुई है। लारी साहब को रोकता हूं, लारी साहब को रोकता हूं, लारी साहब को रोकता हूं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये, दीदी खुद होम मिनिस्ट्री में जाती रही है डेलीगेशन लेके। होम मिनिस्टर अडवाणी जी हुआ करते थे और वो खुद डेलीगेशन लेके लीड करके पहुंचती थी कि मुझे सीपीआई और सीपीआई जो लेफ्ट की जो गठबंधन सरकार है उसकी हिंसा से बचाएं। नाउ यू प्लीज आंसर लारी, नाउ प्लीज आंसर। प्रतीक भाई अब जवाब दे दें। बिल्कुल दीजिए, तैयार हैं हम। हेलो, हाँ हाँ बोलिए साहब, बोलिए हुजूर। जवाब दे दें। बिल्कुल 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 जनाब। देखिए, जब हम सरकार के अंदर थे तो ममता बनर्जी स्कूटर पर बैठकर घूमा करती थी और बीजेपी वाले ममता बनर्जी को दुर्गा का अवतार बताया करते थे। कोई ना किसी सुरक्षा घेरे में नहीं घूमती थी। आज बीजेपी वालों को ममता बनर्जी की तस्वीर अपने कार्यालय में लगानी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, जो इन्हें दुर्गा का अवतार बताते थे। आज भी बीजेपी वालों का केंद्रीय मंत्री अगर वहां जाते हैं तो उन्हें पता, उन्हें भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेनी पड़ती है। पूरे लौ लश्कर के साथ जाते हैं। ममता बनर्जी तो ऐसा नहीं करती थी। और मुझे 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 मैं तो सम्मान करता ही हूं और मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप तुलनाएं जो कर रहे हैं, मेरे लिए जब सब सम्माननीय है तो आप किसी से किसी की भी तुलना करिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक गरिमा, एक प्रतिष्ठा और एक सम्मान जरूर होना चाहिए। आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, डिबेट्स का स्तर गिरता जा रहा है और आपको ऑडियो डाउन। रोज जरूरी नहीं डिबेट करना, रोज कोई जरूरत नहीं है डिबेट करने की। आमिर हैदर जैदी साहब सुनिए, नाउ प्लीज लिसन मी। जरूरत नहीं है डिबेट करने की, बिल्कुल डिबेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अल्फाज, ये सेंटेंस, ये वाक्य बिल्कुल मैं अपनी डिबेट में बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कोई बैठा हो। क्या जरूरत है डिबेट करने की? क्या जरूरत है डिबेट करने की? जो बिके हैं वो बिके हैं। आपके कहने से कोई बिक जाएगा, आपके कहने से वो नहीं बिका हुआ दिखेगा। लेकिन क्या रेफरेंस है यहां देने का? आमिर हैदर जैदी साहब, आई एम नॉट टेकिंग यू, मैं नहीं ले रहा हूं आपको। आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन मित्रता का तकाजा ये होता है कि हमेशा जो आबरू है उसको बचा के रखनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं आपकी बात, आई एम नॉट टेकिंग यू। नहीं प्रतीक जी, के शर्मा, प्रतीक जी, के शर्मा, प्रतीक जी, मैं बहुत दुखी हूं कि आप जैसे एक सम्मानित पत्रकार के इतने अच्छे कार्यक्रम में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, यदि आप इजाजत दें तो मैं ये डिबेट छोड़ दूं। नहीं आप बोलिए। क्योंकि इस तरह मैं ही छोड़ देता हूं डिबेट, मैं ही छोड़ देता हूं। तमाम परिवार के लोग, डॉक्टर परिवार के लोग इसको देखते हैं। डॉक्टर के शर्मा, हर समाज का हर पहलू, जिस काले स्याह पन्ने का वो उल्लेख कर रहे थे, वो गए नहीं होंगे जितनी रिपोर्टिंग मैंने वहां से उस जगह से की है।
और देश के तमाम जगहों से की है। नहीं, ये लेकिन मुझे के मुझे लोग- मालूम है वो दर्द क्या होता है, मुझे मालूम है उस चीज का, लेकिन प्रतीक आपका जी- क्या उल्लेख करने की जरूरत है मुझे नहीं समझ में आया। और डिबेट का स्तर इसलिए नहीं खराब हुआ है, माफी चाहता हूँ आमिर हैदर जैदी साहब, माफी चाहता हूँ। डिबेट्स का स्तर इसलिए नहीं खराब हुआ, मैं ऑडियो रोकूंगा। नाउ प्लीज लिसन मी। ऑडियो टेलीविजन में डिबेट्स का स्तर इसलिए नहीं खराब हुआ कि एंकर्स नहीं अच्छे, डिबेट का स्तर इसलिए भी खराब हुआ कि चॉइसेस गलत होने लगी और लोग आके गलत बोलने लगे। यह भी गलती हुई है, यह भी एक बड़ी गलती है, आप इसको मानिए। जिम्मेदार जितने आप हैं उतने जिम्मेदार मैं भी हूं। बोलूं प्रतीक जी? नाउ के शर्मा जी। बिल्कुल प्रतीक जी, बस इतना ही कहना था, लेकिन मैं फिर से विषय पे आना चाहता हूं और मैं विषय की बात करना चाहता हूं। अभी देखिए, 2 हिंसा के इतिहास की बात हुई। यदि बंगाल के इतिहास को आप देखें तो वहां हिंसा की शुरुआत जो होती है वो कांग्रेस के शासनकाल में होती है। अगर वो अपना वेट कर सकते हैं तो वेट करें, 30 सेकंड मौका दूंगा उनको एक बार। अगर वो जाना, आमिर हैदर जैदी साहब, ठीक है, जाइए। बहुत अच्छी बात है जी, बोलिए। ठीक है जी। तो प्रतीक जी, हिंसा की शुरुआत जो है यदि बंगाल की राजनीति में हुई है तो उसकी शुरुआत करने वाले लोग वो कांग्रेस के लोग थे पहले। आप अभी हिस्ट्री, अजनवेश जी आपको और अच्छे से बता देंगे, रे साहब उस समय थे और किस तरह से हिंसा की पहली वहां पर कांड हुए थे, और लहरी जी भी इसको आपको जानकारी दे देंगे कि हिंसा की शुरुआत राजनीति में किस तरह से कांग्रेस ने की। इसके बाद 30 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने स्वयं जो है सदन विधानसभा के अंदर यह स्वीकार किया कि 24,000 राजनीतिक हत्याएं जो है इस 30 साल के हमारे शासनकाल में हुई है। ये फैक्ट्स हैं। और उसी जो है उससे निकली जो है ममता बनर्जी, उसी संस्कार को पाके आगे बढ़ी है। राइट। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि वहां की राजनीति, और मैं आपको कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें, हम देश भर में चुनाव लड़ते हैं प्रतीक जी। अभी बिहार का चुनाव हुआ है, हैदराबाद में म्युनिसिपल के चुनाव हुए हैं, सारे देश भर में चुनाव हो रहे हैं। एक मिनट, एक बात कह के खत्म करता हूं। आप बताइए, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी कोई घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है? दिल्ली क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई मैं दिलाता हूं राज्यों में आपको देखने को मिली है? मैं याद दिलाता हूं, दिल्ली का चुनाव आप शायद भूल गए, और आपके मंत्री हैं उनको शायद आपको ध्यान नहीं होगा। मैं याद दिला देता हूं। गोली मारो। मैं हिंसा की बात कर रहा हूं। चाहे हिंसा वो हो, चाहे शाब्दिक हो, प्रतीक जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं बात आपकी सुन लूंगा। मेरी एक बार बात आपकी सुन लूंगा। मैं बात आपकी आप मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर इसके बाद आप बोल लीजिए। मैं बोल रहा हूं। अभी मैं बोल रहा हूं। आपने बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, उसका भी खंडन हमने किया था, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं हिंसा की राजनीति हम पूरे महाराष्ट्र से लेके, हरियाणा से लेके, जम्मू से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, छत्तीसगढ़ से लेकर, बिहार से लेके, झारखंड से लेके सारे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। आप एक राज्य का उदाहरण बताइए जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने हिंसा की हो। क्या वो हमारी संस्कृति है? लेकिन पश्चिम बंगाल में आज ये हिंसा क्यों हो रही है? आज जो देवनाथ जी हम पर आरोप लगा रहे हैं वहां पर कि भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा करें, भाजपा का कार्यकर्ता हिंसक नहीं होता। हमने केरल में कम्युनिस्टों ने राजनीतिक हत्याएं की है हमारे कार्यकर्ताओं की। हम सब टीवी चैनल में है। वो बादल देवनाथ 300 से ज्यादा हत्याएं हमारे प्रवक्ता को कार्यकर्ताओं की कर दिया टीएमसी वालों ने। कांग्रेस के प्रवक्ता को चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल, बगल में आसाम में लड़ते हैं चुनाव। दादा जस्ट गिव मी अ टाइम, मुझे वक्त दीजिए। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे बगैर वक्त दबाए। मैंने कहा था कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं सबसे पहले मुखातिब हूँ। जी चंदन घोष जी, मैं आ रहा हूँ दादा, आ रहा हूँ। प्लीज वेट टीएमसी, प्लीज वेट, मैं आ रहा हूँ जी। चंदन घोष। प्रतीक जी, पहले आई विश टू थैंक यू सो मच, क्योंकि आप जिस तरह ये जो प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आई वांट टू टेल यू दिस, हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स है ये प्रोग्राम का, हर पार्टिसिपेंट्स का एक फर्ज बनता है। यू शुड प्ले द डिसेंट कार्ड आउट हियर। इतना बार कांग्रेस का नाम सुने, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एडवोकेट, क्योंकि इसमें क्या है,
आउट ऑफ द वॉइस यू कैन नॉट प्रूव द लॉजिक। आप जितना चिल्लाएगा, बट लॉजिक इज नॉट गोइंग टू बी प्रूव। लॉजिक, व्हाट इज द रियलिटी? अभी जो बंगाल का पॉलिटिक्स में जो है, 43 इयर्स कांग्रेस पावर में नहीं है। अभी भी सुनना पड़ता है व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, अभी भी सुनना पड़ता है 43 इयर्स एगो व्हाट हैपेंड। तो दिस इज नॉट द लाइन ऑफ हिस्ट्री। एवरी टाइम पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होते चलता है एंड दिस अ न्यू जेनर। अभी अगर बीजेपी को ये बोले एकदम दिस मोमेंट, अभी का मोमेंट पे, व्हाट इज द ऑपोजिशन पार्टी इन बंगाल? कांग्रेस एंड लेफ्ट फ्रंट अलायंस इज द ऑपोजिशन पार्टी एंड वी आर स्टिल द ऑपोजिशन पार्टी। बात तो सुनना पड़ेगा। एक कोई पार्टिसिपेंट बोले क्यों कांग्रेस को बुलाते हैं। दूसरा बात ये है 1984 का बारे में सोचिए, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी का 2 सीट थे, फिर भी अपना जो 2 सीट है, राजीव गांधी गवर्नमेंट had included these 2 MPs absolutely inside the political system. That was the respect. ये तो हम लोग का respect का बात है। तो अभी क्या है, बंगाल में रहने वाला जो है, ये इलेक्शन में बंगाल का रहने वाला हर कोई का एक हक बनता है to participate in the election, especially sincere political force जो आउटफिट है, कांग्रेस है, लेफ्ट फ्रंट का पार्टीज है, बीजेपी है, तृणमूल है। तो इफ वी आर गेटिंग दिस पर्सपेक्टिव जिसमें सबका अपना अपना जो तरीका से मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए, सो एवरीबडी शुड, देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन। अगर कोई लॉजिक में कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, लेकिन बात एक सही से देखना पड़ेगा व्हाट इज द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम। 18 MPs बीजेपी वन, लास्ट इलेक्शन में बीजेपी का 80 MPs बंगाल से आए, 2 स्टेट मिनिस्टर्स। इंडस्ट्री का बारे में बात कर रहे थे ना लाइडी साहब, 2 स्टेट मिनिस्टर्स हैड नो पास। अभी क्या है बंगाल में इंडस्ट्री का, व्हाट इज द पोर्टफोलियो, व्हाट 18 MPs हैव थॉट। उन लोगों का ये 18 MPs का काम क्या बना? 1.5 साल हो गए, अभी तक 1.5 साल हो गए। सो इफ दैट इज द परसेप्शन, तो इन द फ्यूचर क्या रिफ्लेक्शन बनेगा, क्या रिफ्लेक्शन बनेगा जिससे हम लोगों का ये मालूम पड़ेगा ठीक है बीजेपी पावर में आने से ये काम होगा। व्हाट इज द रोड मैप? दादा बीजेपी तो एक लॉजिक ये भी देती है, ऑफ कोर्स के शर्मा जी आ रहा हूं मैं, बीजेपी लॉजिक ये देती है कि काम तभी बनेगा जब डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो वो तो जब भी चुनाव में आते हैं कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाइए, तभी तो हमारा लॉजिक बनेगा। आप ये सोचिए प्रतीक जी, 18 MPs, हम लोग का तो एक उम्मीद बनता है ना बंगाल से मिनिस्टर बने, फुल मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बने, थोड़ा काम हो, थोड़ा रोड मैप बने, लेकिन कुछ नहीं बना। तो दैट इज व्हाट इज द लॉस ऑफ फेथ। ये तो लॉस ऑफ फेथ, ये तो लॉस ऑफ फेथ। दैट इज व्हाई प्रतीक जी तीन चार बातें कहना है। प्रतीक जी कौन प्रतीक शर्मा जी थोड़ा मेरा बारी है, मुझे बोलने दीजिए के शर्मा जी। मैं बोलूं? हाँ बोलेंगे, आप बोलेंगे के शर्मा जी, आप बोलेंगे नहीं के शर्मा जी आप बोलेंगे। पहले टीएमसी पहले बादल देवनाथ। हाँ बोलिए दादा बोलिए, डू नॉट वेस्ट टाइम दादा, डू नॉट वेस्ट टाइम। के शर्मा जी और अवस्थी जी को 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। दिल्ली में गोली मारो कौन बोला? वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर। के शर्मा जी ये नहीं बताया त्रिपुरा का, आसाम में एनआरसी को लेकर क्या हो रहा है, त्रिपुरा में पंचायत चुनाव में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, और यूपी में नेशनल पत्रिका में हर दिन यूपी के बारे में दिखाता क्या होता है यूपी में। तीसरा अवस्थी जी को मैं कहना चाहता हूँ, अवस्थी जी हर दिन भाजपा टीएमसी कार्यकर्ता और सीबीआई ईडी से फोन किया जाता है जो घर में रहो नहीं तो जेल में रहो। तीसरा बात है आपने सीबीआई काटमांडी का बात किया, अवस्थी जी काटमांडी के बारे में बताओ। जो लोग काटमांडी लिया प्रदेश भाजपा ऑफिस में, जिस लोगों को वीडियो देखा वही लोगों को आपने प्रदेश भाजपा कमेटी में ले लिया है। तीसरा अवस्थी जी आपने बताया सोनार बांग्ला का, मैं अवस्थी जी को चैलेंज करता हूँ, एक राज्य दिखाई जिस राज्य में भाजपा गवर्नमेंट था जहां पर सोनार राज्य बनाया, स्वर्णिम राज्य बनाया, लेकिन आप किसी राज्य को स्वर्णिम राज्य तो नहीं बना पाए, लेकिन बांग्ला में आप लोग बोल रहे सोनार बांग्ला बनाएंगे। यही तो एक सेकंड शर्मा रुकिए, वेट करिए शर्मा जी, वेट करिए एक सेकंड। और दादा सीपीआई लीडर तो चला गया, 34 साल में के शर्मा जी 34,000 नहीं 26,000 हत्या हुई, और मेरे ऊपर 29 केस था, अभी वो केस नहीं है। सीपीएम ने 29 केस,
मेरे घर को 2000 लोगों ने 91 जब ग्रेजुएशन दे रहा था उस टाइम मेरे घर आक्रमण किया था। मैं 30 साल पॉलिटिक्स में हूँ और 29 केस था सीपीएम ने जमाने में, कितना बार मैंने भागा पड़ा और मैं कितने के सीपीएम लेकर ऐसा तो हुआ, लेकिन हैदराबाद तो चला गया, उनको तो सुनाना पड़ेगा। और मैं खुद यहाँ पर साक्षी हूँ, मेरे ऊपर कितना बार मेरे ऊपर हमला हुआ, कितना बार अटैक किया मेरे ऊपर। और यही भाई, और स्वर्णिम राज्यों का बात मत बताइए। सोनार बांग्ला ममता बनर्जी बना दिया, डेवलपमेंट में ममता बनर्जी किया, आप लोग खुद जानते हैं। प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी जवाब देंगे, लेकिन पहले के शर्मा, डॉक्टर के शर्मा। देखिए प्रतीक जी, कट मनी की बात जो थी ये तो स्वयं ममता बनर्जी जी ने अपने संबोधन में आज से 1.5 साल पहले कहा कि कट मनी जो है कलेक्ट जो किया है हमारे लोगों ने, वो पैसा जो है बंगाल की जनता को, हमारे लोगों को वापस करना होगा। ये बयान तो खुद ममता बनर्जी के हैं। तो वहां तो मैंने मृत्यु भी हो जाए, शमशान में भी आप बॉडी ले जाएंगे तो उसके भी कट मनी देने पड़ते हैं। तो वो ये इसीलिए ममता जी ने कहा था, और वो ये तो वहां बिल्कुल सत्य सबके सामने उजागर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात इन्होंने कहा हिंसा की, मैंने तो कहा कि हिंसा, राजनीतिक हिंसा जो है, इतने राज्यों में हम चुनाव लड़ते हैं, कहीं आप बताइए कि हम कहीं कोई राजनीतिक हिंसा हुई है जहां हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो। एक केरल को छोड़ के जहां वामपंथी सरकार है और वही वामपंथी संस्कृति जो पश्चिम बंगाल में है, वही संस्कृति को जो ममता जी ने पाया था, उसी का परिणाम वहां पर दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें मत बोलिए ना सर, आप इतना क्यों उतावले हो जाते हैं? त्रिपुरा में क्या हो रहा है आप बंद कराइए तो मैं बोलूंगा, बात मत करो। आसाम में आप बंद कराइए। आसाम में 3-4 बार मैंने किया। इनको या तो तरीका बादल देवनाथ, प्लीज बादल देवनाथ, ऑडियो डाउन जी, बोलिए। के शर्मा जी कंप्लीट करिए सेंटेंस, फिर प्रोफेसर विजय अवस्थी, देन अब मैं दूसरी बात बताता हूं। देखिए, अभी जो कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, बिल्कुल आप अच्छी बात कह रहे हैं। लोकतंत्र में सभी दलों को अधिकार है चंदन जी चुनाव लड़ने का, और लड़ना भी चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि आप वहां अपना पूरा अस्तित्व खो चुके हैं, इसलिए समस्या है। और इसके ऊपर जब आप आरोप लगाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि आप वहां पर, आपकी तो हालात ये है कांग्रेस पार्टी की कि आपके पास तो लीडर भी नहीं है वहां पर। एक अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वही व्यक्ति आपके जो है प्रदेश के आईसीसीआई प्रेसिडेंट भी है। आपके पास एक दूसरा नेता नहीं मिला वहां पे जो आपका प्रेसिडेंट बन सके। तो आप ये सोचिए कि आपके पास तो लीडर की कितनी बड़ी अकाल है वहां पर। एक नाम अधीर रंजन चौधरी के अलावा दादा का क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, कांग्रेस का क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, कांग्रेस का क्लैरिफिकेशन इसी जगह ले लेंगे, क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, तो इसमें कोई फर्क नहीं बनता इससे। दैट कैन नॉट बी लॉजिक। अरे अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में प्रतिपक्ष के इतने बड़े पद पे हैं, जिनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, और आपके पास बंगाल में एक नेता नहीं है जो आपका आईसीसीआई प्रेसिडेंट होता है। कांग्रेस मतलब प्रेसिडेंट थे, तो इसमें क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम दे? नहीं, तो लीडरशिप की अकाल तो इसी से दिख रही है। दूसरा प्रतीक जी, अब मैं आप बात करता हूँ। अभी जो कांग्रेस की आज वहां स्थिति है, के शर्मा जी रोकूंगा मैं, के शर्मा जी रोकूंगा, और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी रोकूंगा, प्रोफेसर विजय अवस्थी। असेंबली जी, एक मिनट, कांग्रेस के प्रवक्ता को रोकूंगा, प्रोफेसर विजय अवस्थी जी, एक मिनट दादा, एक मिनट। हाँ, के शर्मा जी जल्दी से कंप्लीट करिए, 10 सेकेंड आपके पास है जी, प्लीज। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए ममता बनर्जी जी की हालत इसलिए खराब है वहां पर, मैं फिर एक छोटे से आंकड़ा दे देता हूं आपको। हम प्रतीक जी 18 लोकसभा की सीटें हम जीते, और 21 सीट ऐसी हैं वहां पर हम सेकंड रनर अप हैं। टोटल 42 सीटें थी लोकसभा में, 18 हम जीते, 21 सीट ऐसी थी जिसमें हम सेकंड रनर अप थे, और सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला प्रोफेसर विजय अवस्थी। राइट सर, प्रोफेसर विजय अवस्थी। आज अब समय नहीं रह गया प्रतीक जी, लेकिन आज जिस तरीके की यहाँ पे घटना घटी है प्रतीक जी, आप तो पब्लिक में, जनता के बीच में जाके प्रोग्राम किया करते थे, और आपने कहा था कि मेरा प्रोग्राम अनुशासन का है।
यहाँ बुलाए हुए अतिथि ने जिस तरीके की बड़ा दुख हुआ साहब मुझे आज, व्यवहार किया, बहुत दुख हुआ। आप किसी से किसी की नहीं कर सकते, कैसे तुलना कर देंगे, कहाँ पे करें? सबका सम्मान है, और जिसको लिए कह रहे थे वो सारे लोग सम्माननीय है। अगर ऐसे, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए वामपंथियों के बारे में कहता हूँ, उनका सचमुच उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका इतिहास ऐसा है जिसमें इस देश से उनका कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी सार्थक चर्चा कर ही नहीं सकते, सिर्फ गाली गलौज, हिंसा, इसके अलावा उनका कहीं कोई इतिहास नहीं है। उनके कार्यालय में जाके देखिए, किसी भारतीय महापुरुष की तस्वीर नहीं लगी होगी, लेनिन की लगी होगी, स्टालिन की लगी होगी, मार्क्स की और माओ की लगी होगी। हिंदुस्तान से सचमुच उनका कोई लेना देना नहीं है, और हिंदुस्तान की जनता ने उनको सचमुच पूरी तरह से इररिलेवेंट बना दिया है। सिर्फ कुछ मीडिया चैनल पे वो आकर के थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेकिन सर, प्रोफेसर, मैं आपकी पूरी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो भी एक पॉलिटिकल फोरम है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, उनके यहाँ से भी बड़े दिग्गज और बड़े अच्छे लोग निकले और उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप डिबेट में हैं तो आपको अपनी भाषा और मर्यादा पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात, अरे रहिए हमारे साथ।